हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विवेकानंद क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल प्रोग्राम में। आज हम लोग बात करेंगे यूपीपीएससी आरओ एआरओ के मेंस एग्जाम के बारे में कि मेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे और क्या एक सटीक रणनीति अपनाई जाए जिससे कि आरओ एआरओ मेंस की तैयारी साथ में हो सके। कुछ लोग ऐसे होंगे जो प्री की तैयारी में अभी पूरी तरह जी जान से जुटे हुए होंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्री जिनको लगता है कि मेरा प्री थोड़ा ठीक ठाक है, मुझे मेंस पे भी फोकस करना चाहिए। तो मेरी अगर राय पूछी जाए तो मेरी सलाह आप लोगों को यही है कि आपको प्री के साथ साथ में मेंस पर अभी से फोकस करना चाहिए। आपको कुछ ऐसा लग सकता है कि प्री और मेंस का जो सिलेबस है वो लगभग एक ही जैसा है, मेंस में केवल निबंध लिखने के लिए आना है। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं आपको स्पष्ट बताऊं कि मेंस का जो सिलेबस है वो प्री के सिलेबस से अलग है। उसमें क्या डिफरेंस होने वाला है और कैसे उसकी एक सटीक रणनीति हम बनाएं ताकि तैयारी को अच्छे से कर सकें, इस पूरे मामले पर हम एक सटीक रणनीति बनाकर आए हैं आपके सामने और एक अच्छा डिस्कस हम लोग करने वाले हैं इस बारे में कि मेंस की तैयारी कैसे की जाए और क्या प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए या नहीं, पहले प्री पे ध्यान देना चाहिए या मेंस पे ध्यान देना चाहिए। कुछ ऐसे भी लोगों का मत होता है कि अगर आप प्री की तैयारी करेंगे तो मेंस आपका क्लियर हो जाएगा या मेंस की तैयारी करेंगे तो प्री क्लियर हो जाएगा। ऐसी कोई भी बातें नहीं है, ऐसी कोई भी सर्टेनिटी जो है वो नहीं है। तो एक एक पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि आखिर मेंस का जो एग्जैक्ट सिलेबस है वो क्या है। आपको इतना पता ही है कि मेंस में जो है वो जीएस का आपका पेपर होना है और एक हिंदी का पेपर होना है। हिंदी के पेपर के एक भाग के रूप में निबंध आना है और वो निबंध भी आपको लिखना होगा। तो एक हिस्से के रूप में आपको इतनी जानकारी हो जाती है। अब हम बात करने वाले हैं आपसे कि मेंस की जो तैयारी है उसका सटीक रणनीति हम कैसे बनाएंगे। तो थोड़ा सा हमें एक सिलेबस इसके बारे में ध्यान दे देते हैं। ये सिलेबस कैसा है? तो ये सिलेबस वही है जिसके तहत हमने मेंस का जो बैच है वो स्टार्ट कर दिया है। बहुत सारे बच्चों को प्री का जो प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट मिल गया है, जीएस का प्रैक्टिस सेट मिल गया है, हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट मिल गया है। जिनको बाइलिंगुअल चाहिए था हिंदी इंग्लिश दोनों में, उनको भी मिल गया होगा, लोग ले रहे हैं। ठीक है, आप उससे तैयारी करते रहिए। इसके अलावा प्री में और कौन कौन सी चीजें आवश्यक हो सकती है उसके बारे में हमने चर्चा कर लिया है, तो वो भी आप जो है उसको फॉलो कर रहे होंगे। हम यहाँ से बात करते हैं मेंस के लिए, जो मेंस का सिलेबस स्टार्ट करेंगे और मेंस में क्या क्या महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए उसके बारे में हम लोग यहाँ से बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहली जो बात आती है वो हम इसी से फोकस करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि निबंध की तैयारी कैसे करेंगे। निबंध की तैयारी हम कैसे करें? तो निबंध आपको 3 टॉपिक मिलना है और उन 3 टॉपिक में से उसको टॉपिक ना कह करके खंड कह लीजिए। 3 खंडों में निबंध रहेगा और हर एक खंड में से एक एक क्वेश्चन आपको हल करना रहेगा। 3 खंड रहेगा और हर एक खंड में से एक एक करना रहेगा। अब यहां पर कंफ्यूजन यह है, कुछ बच्चों को लगता है कि हम अपने मन से टॉपिक डिसाइड करके वहां लिख देंगे। जैसे कि मान लीजिए खंड बी में एक टॉपिक है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को लेकर के। अब आपको लगता है कि हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के टॉपिक के ऊपर वहां हम खुद से लिख देंगे। ऐसा नहीं है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से ही संबंधित वहां ऐसे आपसे पूछे जाएंगे। मान लीजिए कि अभी भारत ने चंद्रयान 3 जो है वो सफलता ली है, चंद्रयान 3 में लॉन्च करके, तो आपसे चंद्रयान 3 के बारे में पूछा जा सकता है, तो ये भी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है। इसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर पे प्रश्न पूछा, ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर आपको निबंध लिखने के लिए कहा जा सकता है। इसके अलावा कहा जा सकता है केवल कोर साइंस के ऊपर कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप है, या विज्ञान का हमारे जीवन में महत्व क्या है, या भारत के अंतरिक्ष मिशन के बारे में पूछा जा सकता है, या सोलर मिशन के बारे में, या मंगल मिशन के बारे में पूछा जा सकता है। तो पूछा वहां पे जाएगा, ना कि आप अपने मन से तैयारी करके जाएंगे कि अच्छा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और उसको लिखाएंगे। टॉपिक रिलेटेड रहेगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से, लेकिन एग्जामिनर वहां पूछेंगे और उसी पर आपको लिखना रहेगा। तो इसी तरह से अब जो खंड सी है यानी तीसरा सेक्शन है, उसमें अगर हम देखें तो एक टॉपिक है पर्यावरण, प्रदूषण और कारक, इनसे संबंधित है।
अब पर्यावरण प्रदूषण एवं कारक में से ऐसा नहीं है कि आप पहुंचे और पर्यावरण प्रदूषण यहां से खूब अच्छा तैयार कर गए और वहां लिखना शुरू कर दिए। पर्यावरण प्रदूषण से एग्जामिनर वहां कैसे प्रश्न पूछ सकता है, भारत में समुद्री पर्यावरण के बारे में आपको बताना पड़ सकता है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताना पड़ सकता है, जो जैव भू रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं उनके बारे में आपको बताना पड़ सकता है, प्लास्टिक की भूमिका के बारे में बताना पड़ सकता है, या फिर जो फार्मा पोल्यूशन है, मेडिकल के क्षेत्र के जो प्रदूषण हैं उनके बारे में आपको बताना पड़ सकता है, या अंतरिक्ष प्रदूषण जो हैं उनके बारे में आपको लिखना पड़ सकता है। तो प्रश्न वहां पर आपसे पूछे जाएंगे। आप यहां सिर्फ विषय तैयार कर सकते हैं, जैसे कि आपने इतिहास तैयार कर लिया, अब परीक्षा में इतिहास से संबंधित कोई भी प्रश्न बन सकता है, वैसे ही निबंध के बारे में वहां पे है। तो पहले तो गलतफहमी आपको ये दूर कर लेनी है। तब बात आती है कि सर अब निबंध अगर ऐसा है तो निबंध की तैयारी हम करेंगे कैसे, ये भी बात है। तो देखिए, कोई भी एक टॉपिक आप पकड़िए, मान लीजिए आप पर्यावरण प्रदूषण पकड़ते हैं, तो पर्यावरण प्रदूषण से जितने भी संभावित हो सकते हैं उन सबको लिख डालिए। जैसे पर्यावरण क्या है, प्रदूषण क्या है, कैसे फैलता है, कारक क्या है, कितने प्रकार का होता है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, है ना, इस सारे तरीके के, समुद्री प्रदूषण। अब इनके कारक और इनका प्रभाव क्या है, तो प्रभाव होगा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। तो इस तरह से निबंध के ऊपर मैंने जो है वह 10 सेट तैयार किया है निबंध के, यानी कि 10 निबंध मैंने तैयार कर दिया है। और इन 10 निबंध को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो इन्हीं में से एक ना एक क्वेश्चन जो है वो आपका हर सेक्शन से फंस जाएगा, यानी कि तीनों निबंध आप यहीं से आराम से पा जाएंगे। तो आपको सिर्फ 10 निबंध तैयार कर लेना है, और निबंध ऐसे तैयार करना है एक टॉपिक पकड़ के कि उसके बारे में कुछ भी ना छूटने पाए। जब हम इस मकसद से तैयारी कर लेंगे तो वहां निबंध हमारा हो जाएगा। जो 40 नंबर के निबंध आपसे पूछे जाने हैं, एक एक क्वेश्चन 40-40 का, वो निबंध आप अच्छे से कर पाएंगे। तो निबंध के लिए सटीक स्ट्रेटजी यही है कि सबसे पहले आप जो टॉपिक ले रहे हैं उस टॉपिक में जितने भी सब्जेक्ट आगे जोड़ सकते हैं उन सबको आपको तैयार करना होगा। जैसे कि साहित्य और समाज है, अब साहित्य और समाज जो सेक्शन ए में है उसमें अगर आपको निबंध लिखना है तो कला, संस्कृति इत्यादि चीजें निबंध में बनती हैं। तो कोई ऐसा बुक आप ले लीजिए या कोई नोट्स ले लीजिए जहां से हर एक टॉपिक पर कम से कम 2-2, 3-3, 4-4 निबंध आप लिख डालिए। या फिर अगर आप ये नोट्स लेना चाहें तो ये नोट्स आप पीडीएफ में मंगवा लीजिए हमसे, और इसको आप निकलवा करके 10 निबंध टोटल हैं इसमें मेरे द्वारा लिखित हैं, और आप उन्हें वहां प्रैक्टिस कर डालिए। तीनों निबंध आपके इसी से फंस जाएंगे। तो ये हो गई आपके 120 नंबर की तैयारी जो निबंध के लिए आपसे पूछा जाना है। इसके बाद में आपसे अब जो आगे हम देखते हैं उसमें जो मेन है वो क्या है, आपठित गद्यांश पूछे जाएंगे। तो मेरा मानना है कि आपठित गद्यांश आप आसानी से कर पाएंगे। रेखांकित जो नीचे होता है उनकी व्याख्या पूछी जाती है, वह भी आप आराम से कर ले जाएंगे। थोड़ा प्रैक्टिस, कम से कम आप क्या बनाएंगे कि मैं कम से कम 20 आपठित गद्यांश जो है वो करके जाऊंगा। तो 20 आपठित गद्यांश आप घर से करके जाइए, अभी से तैयारी उसकी बना लीजिए। इसके बाद में आता है सरकारी पत्र का सारणी लेखन। एक सरकारी पत्र दिया रहेगा, उसको सारणी रूप से लिखना रहेगा। अब सरकारी पत्र को सारणी रूप में कैसे लिखना रहेगा, तो इसके प्रैक्टिस आप कर डालिए। कम से कम कितने, तो कम से कम 10 पत्रों को सारणी रूप में आप लिख डालिए, और 10 पत्रों को हर प्रकार के वे पत्र होने चाहिए, उन्हें सारणी रूप में आप लिखना सीख लीजिए। ये तरीका हो गया, तो इससे आपका ये 10 नंबर तैयार हो जाएगा। इसके बाद में पत्र लिखने के लिए आपसे कहा जाएगा, तो पत्र जो होते हैं वे 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। जो औपचारिक पत्र होते हैं उनमें शासकीय पत्र आते हैं, अर्धशासकीय पत्र आते हैं, ये सारे औपचारिक पत्र होते हैं। अनौपचारिक पत्र की जो भाषा होती है वो व्यक्तिगत रूप से होती है। तो औपचारिक पत्र में शासकीय पत्र लिखने के लिए आता है, तो एक पत्र शासकीय पत्र लिखने के लिए आएगा। अब इसकी तैयारी आप कैसे करेंगे, तो कम से कम 5 पत्र आप शासकीय लिखना सीख लीजिए। 5 पत्रों की प्रैक्टिस आप कर डालिए। ये पूरा आप नोट करते रहिए सिलेबस कि कैसे आपको मेंस की तैयारी करनी है। तो आज आपने उठाया शासकीय पत्र, और शासकीय पत्र 5 शासकीय पत्र आपने लिख डाले। उसके बाद में अर्धशासकीय पत्र पूछा जाता है, उसको भी 5 आप लिख डालिए, तो अर्धशासकीय पत्र आपके तैयार हो जाएंगे। कार्यालय ज्ञाप, आदेश और परिपत्र,
ये पूछे जाते हैं, इनमें से एक ही पूछा जाएगा, चाहे कार्यालयीय ज्ञापन, चाहे आदेश और चाहे परिपत्र पूछा जाता है। तो इनको आप 10 तैयार कर डालिए लिख करके कि हम इनको 10 तैयार कर लेंगे, तो वहां आप आराम से इसको कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद विज्ञप्ति और टिप्पण पूछा जाता है 10 नंबर में। तो विज्ञप्ति और टिप्पण के लिए आपका यही होना चाहिए कि 5 विज्ञप्ति और 5 टिप्पण। विज्ञप्ति और टिप्पण का क्या है कि जब सरकार कोई निविदा जारी करती है तो उसके बारे में जो है वो दिया जाता है ना, प्रचार करना, तो वो है विज्ञप्ति। तो 5-5 लिख डालिए। इसके बाद में है अगला पॉइंट जहां से क्वेश्चन बनना है, प्रतिवेदन और अनुस्मारक। जो लोग अभी तक मेंस का सिलेबस बहुत डिटेल में ना जानते हो, वो इसी बहाने मेंस का सिलेबस भी आप जान लीजिए। प्रतिवेदन और अनुस्मारक दोनों में से कोई एक ही आएगा। तो 5 प्रतिवेदन लिख डालिए। प्रतिवेदन का प्रयोग कहां करते हैं? किसी को नियुक्ति देने में, प्रोन्नति देने में या डाउनफॉल करने के लिए, ठीक है ना। तो इसमें जो है वो प्रतिवेदन या अनुस्मारक का प्रयोग करते हैं। तो 5-5 दोनों लिख डालिए आप, जो है किसी नोट्स से या किसी अच्छे बुक्स से उसकी मदद आप ले लीजिए। इसके अलावा अब जो बड़ी बात आती है वो है परिभाषित शब्दावली। ये बहुतों की परेशानी है, परिभाषित शब्दावलियां, क्योंकि 10-10 के आने हैं, 20 नंबर के आने हैं। 10 रहेगा जिसको इंग्लिश से हिंदी में लिखना है, मीनिंग जो आप रखते हैं वही, और जो है 10 नंबर का आएगा जिनको हिंदी से इंग्लिश, और 10 नंबर का आएगा जिनको इंग्लिश से हिंदी। यानी कि 5 क्वेश्चन होते हैं। 5 इंग्लिश वर्ड दिए रहेंगे जिनको हिंदी में लिखना रहेगा, और 5 हिंदी वर्ड दिए रहेंगे जिनको इंग्लिश में लिखना रहेगा। ये कहलाएंगे प्रशासनिक शब्दावली। इनका प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि प्रशासन के बोलचाल की भाषा में ये जो है वो प्रयोग होते रहते हैं, ठीक है। तो इनको कैसे तैयार करेंगे? तो मेरा मानना है कि कम से कम 100 शब्द इंग्लिश के हिंदी वाले प्रशासनिक और 100 शब्द हिंदी के इंग्लिश वाले प्रशासनिक अगर आप तैयार कर लेते हैं 200 शब्द, तो इस तरह से जो ये 5-5 पूछे जा रहे हैं 10, ये उसमें आपके फंस जाएंगे आराम से। 7, 8, 9 तो आराम से आपके फंस ही जाएंगे और आप आराम से वहां से तैयार कर लेंगे, क्योंकि प्रशासनिक शब्दावलियां बहुत ज्यादा नहीं हैं, और अगर बहुत ज्यादा हैं भी तो पूछे जाने वाले बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ एक लिमिट है, उतने से इनके प्रश्न बनने हैं। तो बहुत परेशान इसमें नहीं होना है। परिभाषित शब्दावलियों को लेकर के जो मैंने आप लोगों के लिए एक नोट्स तैयार किया है, उसमें प्रशासनिक शब्दावलियों में इंग्लिश से हिंदी के लिए 150 शब्द मैंने लिए हैं, और हिंदी से इंग्लिश के लिए मैंने 150 शब्द लिए हैं, यानी 300 शब्द मैंने वहां से चुना है। और वो 300 शब्द में आपके 10 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, उससे बाहर नहीं जाएगा। तो ये आपका हिंदी का पूरा पेपर है और मेंस का पूरा पेपर है, जीएस को छोड़ करके। इसके अलावा 5 टॉपिक आपके वही रहेंगे, तत्सम तद्भव है, और विशेष विशेषण है, विलोम है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, और वर्तनी शुद्धिकरण है। अब इनको कैसे तैयार करेंगे? तो तत्सम तद्भव के लिए कम से कम 500 शब्द आप तत्सम तद्भव का तैयार कर लीजिए। ऐसे 500 शब्द अगर आप सबका तैयार कर लेते हैं तो ये मान के चलिए कि मेंस के लिए जो पेपर 2 है आपका, हिंदी और निबंध और पत्र लेखन वाला, वो पेपर आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। जीएस की बात बचती है, तो जीएस के लिए मैंने पहले भी आपको समझा रखा है कि कौन सी किताबें आपके लिए उपयोगी है और जीएस की तैयारी आपको कैसे करनी है। तो उस हिसाब से अगर आप चलते हैं तो जीएस की तैयारी आपकी अच्छी होगी, जो कि आपके प्री में भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा। और हिंदी की तैयारी आपकी अच्छी होगी, जो हिंदी प्री में आपके काम आएगा, और इसके अलावा जो पत्र वगैरह लिखने हैं, प्रशासनिक शब्दावलियां हैं और निबंध हैं, ये आपके मेंस में आपको काम आएंगे। अब इन सब के लिए मैंने जो है इन सब का एक नोट्स बना दिया है, एक पीडीएफ फॉर्म में एक नोट्स इनका तैयार कर दिया है हमने। तो अगर आप में से किसी को इनकी जरूरत होती है, अगर आपको लगता है, तो आप वो नोट्स जो है हमें व्हाट्सएप के द्वारा हमसे ले सकते हैं, और आप उसको पीडीएफ निकाल के और उसका प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। उसमें हमने आपको 10 निबंध दे दिया है। इसके अलावा सारे जितने प्रकार के मैंने पत्र बताए हैं, सारे 5-5 पत्र हमने उसमें वहां पे आपको दे दिया है कि कैसे आप अनुस्मारक लिखेंगे, कैसे प्रतिवेदन लिखेंगे, टिप्पण कैसे लिखा जाता है, विज्ञप्ति कैसे लिखा जाता है, परिपत्र कैसे लिखा जाता है, आदेश, कार्यालयीय ज्ञापन, सरकारी पत्र और अर्ध सरकारी पत्र कैसे लिखे जाते हैं, ये सारे हमने वहां पर अच्छे से जो है आपको दे रखा है, जो परीक्षा में बनते हैं, और आपको एक तरीका जो है वहां से लिखने का मिल जाएगा।
तो इस तरह से आप मेंस की तैयारी के लिए अपना पूरा जो समय है, अभी ये मान के चलिए कि आपका जो प्री है वो अगस्त में हो जाना है, 100% अगस्त में इसका जो प्री एग्जाम है वो हो ही जाएगा। अब मेंस जो है वह आपका लगभग ये मान के चलिए कि अक्टूबर से नवंबर के बीच में आपका मेंस ये करवा देंगे, बहुत ज्यादा टाइम इन्हें देना नहीं है। तो अक्टूबर से नवंबर के बीच में आपका मेंस करवा देंगे ये, तो ज्यादा से ज्यादा आपको जो है उधर 2 महीने का समय आपको ये देंगे, 1.5 से 2 महीने का समय मिलेगा। तो 1.5 से 2 महीने में केवल मेंस की तैयारी आप नहीं कर पाएंगे, उसके लिए जरूरी है कि आप अभी से लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 3 निबंध पूछा जाना है और हर निबंध 600 शब्दों में रहेगा। तो 1800 शब्द के तो आपसे सिर्फ निबंध पूछे जाने हैं जो लिखना है आपको। और निबंध में भी केवल हमें लगता है कि 3 टाइप आप तैयार करके जाइए, वहीं नोट कराइए, ऐसा नहीं है। 3 विषय से पूछा जाता है, लेकिन उस विषय में टॉपिक बहुत हो सकते हैं, उस विषय में टॉपिक बहुत हो सकते हैं। तो वहां से प्रश्न बन सकता है, जैसे आपसे कह दिया गया कि इतिहास से निबंध पूछा जाएगा, तो इतिहास में हो सकता है भारत में यूरोपियों के आगमन से पूछा जाए, हो सकता है जो मुगल काल की विरासत है उसमें प्रश्न बन जाए, या मध्यकाल में कुछ और प्रश्न बन जाए दिल्ली सल्तनत से, या वैदिक काल या सिंधु सभ्यता से प्रश्न बन जाए। तो ये कह देना कि 3 टॉपिक डिसाइड है, 3 जो सब्जेक्ट हैं वो आपके डिसाइड हैं, वहां से आप चुन करके एक एक खंड से एक एक आपको करना है, लेकिन उसकी तैयारी आपको विधिवत करके जानी पड़ेगी, क्योंकि वे अलग अलग टाइप से प्रश्न वहां पर बनेंगे और वहां से उनके पूछे जाने की संभावना हमेशा बनती रहती है। नए प्रश्नों के निबंध में नए प्रश्न आते रहते हैं। खासकर दिक्कत तब होती है जब अमूर्त निबंध पूछा जाता है, तब वहां पर हमें समस्या लिखने में हो जाती है। तो इस तैयारी को अपना करके, जो हमने आपको बताया है कि आप कितने क्वेश्चन किसके तैयार करेंगे, उसको अपना करके और आप अभी से लेखन शुरू कर देंगे, तो आपको मेंस में बहुत दिक्कत नहीं आने वाली है। आप करेंगे क्या, इसी तरह से निबंध लेखन के लिए और मेंस लेखन के लिए एक कॉपी ले लेंगे, ये मेंस की कॉपी है, तो इसको आप ले लेंगे और फिर ऐसे ही आप लिखना शुरू कर देंगे। इसमें फायदा ये है कि आपको शब्द सीमा बहुत ज्यादा तय करने में परेशानी नहीं आएगी, आप आराम से इनको लेखन जारी रखेंगे। इसके अलावा अगर आपको मेंस की तैयारी के लिए कुछ और बुक्स जानना है, तो मेंस की तैयारी के लिए फिलहाल जो मार्केट में बहुत ज्यादा किताबें हैं नहीं कि वो आपको उसका पूरा नॉलेज दे पाए। केवल निबंध के बारे में जो नॉलेज आपको मिलता है वो है एक ये पुस्तक है यूथ कंपटीशन का। भाषा शैली बहुत अच्छी नहीं है यूथ कंपटीशन की, लेकिन ये आपको टॉपिक से परिचित करवा देंगे केवल निबंध के। तो केवल निबंध के लिए अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो आप इसे ले लीजिए, लेकिन इसके भाषा को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो ठीक नहीं है। मैंने इस किताब को चेक किया है, तो इसकी भाषा शैली पूरी तरह से एग्जाम की जैसी नहीं है, ठीक है। बाकी टॉपिक समझने के लिए आप इसको ले सकते हैं, आप इसको समझ भी सकते हैं, तो आप इनको ले लेंगे और बुक्स को समझ लेंगे। तो मेंस के लिए कोई प्रॉपर अभी बुक नहीं है जो मैं आपको बता दूं। बाकी प्री के लिए आप ये किताब अगर फॉलो कर रहे हैं तो ठीक है, ये बढ़िया बुक है, आप इसको फॉलो करते रहिए। मेंस के लिए आप नोट्स पे भरोसा करिए, नोट्स से आप आगे चलिए। और जीएस के लिए क्या करिए कि जो बुक प्री में काम आने हैं वही आपके मेंस में काम आने हैं, तो जीएस को डीप थोड़ा आप पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़िए, तो मेंस में जीएस आपके ठीक ठाक हो जाएंगे। मेंस में पेपर 2 आपका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। पेपर 2 पे आप ज्यादा से ज्यादा फोकस अगर बनाएंगे तो आप आसानी से मेंस क्वालिफाई कर पाएंगे। और हमारी तो यही शुभकामना है कि आप सारे लोग जो है वो मेंस क्वालिफाई करें। हालांकि सारे लोग कर नहीं सकते, लेकिन जो भी लोग मेहनत करें, एक सटीक रणनीति अगर आपके पास है तो आप कम समय में भी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे।